Myself, I'm Ratnabhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, and CEO, coach, political strategist, and policy advisor. A comprehensive current for dedicated students. Listening is success. Listening is very powerful. बातचीत बेनतीजा पीएम बोले उकसाने पर जवाब देंगे। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के करीब 36 घंटे बाद सरकार की ओर से सख्त बयान आया। प्रधानमंत्री ने कहा, हम किसी को उकसाते नहीं, पर देश की अखंडता से भी समझौता नहीं करते। समय आने पर हमने अपनी क्षमताएं साबित की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई। जहां चीन के बातचीत जारी रखने पर जोर दिया, वहीं भारत ने साफ किया कि साजिशाना और पूर्व तैयारी के साथ भारतीय जवानों पर हमला किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच जो कुछ तय हुआ था, चीन ने उसका उल्लंघन किया। उधर गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक झटके में बिखर गया भारत चीन रिश्ते। एक झटके में बिखर गया भारत चीन रिश्ते। इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं चंद्रभूषण जी हैं। सोमवार की रात भारत और चीन के फौजियों में टकराव भले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सिर्फ एक बिंदु पर हुआ, लेकिन इसके तो नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्हें देखकर लगता है कि एशिया के इन दोनों महादेशों के आपसी रिश्तों का समूचा व्याकरण ध्वस्त हो गया। बुधवार 17 जून की दोपहर मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वर्चुअल बैठक का आरंभ प्रधानमंत्री मोदी ने हथियारों के बिना हुई इस लड़ाई में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के मौन श्रद्धांजलि के साथ किया और इससे पहले कहा कि वे मारते मारते मरे हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी इस बात पे एक अर्थ यह लगाया जा सकता है कि जैसे पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक आतंकी ठिकाने पर बमबारी की थी, वैसा ही कुछ निकट भविष्य में चीन के खिलाफ भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह इस कार्रवाई का नतीजा भारत पाक युद्ध के रूप में सामने नहीं आया, उसी तरह शायद चीन के खिलाफ भारत की सीमित सैन्य कार्रवाई भी जंग के मुकाम तक न पहुँचे। फिर सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरे छोर से देखने पर प्रधानमंत्री की बात का एक शांतिपूर्ण अर्थ भी हो सकता है, यह कि चीन को लंबी अवधि में अपनी इस हरकत का नुकसान उठाना पड़ेगा और हमारे जवानों ने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कुर्बानी दी है। लिहाजा सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी काम के लिए बनाई जा रही सड़क, पुल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस प्रकरण से कोई व्यवधान नहीं पड़ने दिया जाएगा। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक या एरियर स्ट्राइक जैसे किसी जवाबी कदम की, तो ठीक पाकिस्तान की तरह चीन के खिलाफ इसकी आजमाइश की सलाह शायद ही कोई रणनीतिक कार दे। एक महीने में गलवान घाटी की टकराहट उड़ी या पुलवामा के आतंकी हमलों से बुनियादी तौर पर भिन्न भी रही है। यह कोई चोरी छिपे किया गया हमला नहीं, बल्कि सीधे दो फौजी टुकड़ियों की धक्का मुक्की थी। लिहाजा इसका प्रतिकार भी चीनी फौज यूं कहे कि चीन के खिलाफ माना जाएगा। दूसरे शब्दों में इसे युद्ध शुरू करने की कार्रवाई समझा जाएगा, जिसके लिए न तो अभी का समय उपयुक्त है और न मुद्दा पर्याप्त। अलबत्ता प्रधानमंत्री के इस संक्षिप्त वक्तव्य से एक बात स्पष्ट है कि लद्दाख का मौजूदा टकराव अब दोनों तरफ के फौजी कमांडरों के बूते की बात नहीं रह गया और राजनीतिक वार्ता से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। यह सही है कि दोनों देशों के रिश्ते 1962 और 1988 से बहुत आगे आ चुके हैं। 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, भारी भरकम निवेश और लाखों नौकरियां इनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बनी हुई जिस समझ ने इन रिश्तों का तंबू तान रखा है, जब वही एक झटके में छिन्न भिन्न हो गई, तो सिर्फ हितों और स्वार्थों के आधार पर इन्हें कितनी दूर तक खींचा जा सकेगा। इनके संभलने की एक छिड़ सी संभावना राजनीतिक स्तर पर ही है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसी कोई पहल अभी अटपटी लगेगी और चीन ऐसा कुछ करके दुनिया भर के सभी बेहतर और उलझाओं के नरमी का संकेत नहीं देना चाहेगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते 12 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो गए थे। इनकी बहाली 1974 में हुई, लेकिन अगले ही साल सिक्किम सीमा पर घात लगाकर किए गए एक हमले में भारत के 4 सैनिकों की शहादत से इनके वापस शून्य हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। 1978 में रिश्ते सुधरने की उम्मीद में भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन के लिए रवाना हुए, पर वे रास्ते में ही तभी चीनी फौजों के भारत के एक मित्र देश वियतनाम की सीमा में घुस गई और वाजपेयी ने पेचिंग हवाई अड्डे से ही अपनी यात्रा रद्द करके वापस लौटने का फैसला किया। दोनों देशों के आपसी रिश्तों का मौजूदा व्याकरण दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चीन के कम्युनिस्ट सुप्रीमो तंग सियाओपिंग की ऐतिहासिक बातचीत में रचा गया, जिसका सारा तत्व सीमा विवाद को परे रखकर व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का था। लिखित समझौते सिर्फ वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर हुए, पर खाका ऐसा बदला कि अब तक चला आ रहा है। उस समय तंग की कही बात संसार के कुछ इतिहास सिद्ध
कथनों में गिनी जाती है। हमारी पीढ़ी ने कोशिश करके देख लिया, पर आपस के झगड़े हम नहीं सुलझा पाए। ऐसे में सीमा विवाद सुलझाने का काम क्यों न हम अगली पीढ़ी पे छोड़ दें, जो निश्चय ही हमसे ज़्यादा समझदार होगी। इसके बजाय हम अपना ध्यान व्यापार पर केंद्रित करें, जिसके लायक क्षमता हमारे पास है और जिसे हम लंबे समय तक करते रह सकते हैं। चीनी नेतृत्व की मौजूदा पीढ़ी शायद तंग शियाओफिंग से बहुत आगे आ चुकी है, इसलिए अपने ज़्यादातर पड़ोसियों से उसके टकराव के रिश्ते हैं। और चीन तो छोड़िए, समुद्र तक में फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई और किन किन देशों से उसका सीमा विवाद देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत चीन टकराव की गलतफहमी में हो गई कोई आकस्मिक घटना नहीं माना जा सकता। यह तो सिर्फ एक पुरानी समस्या का नए ढंग से उभर आना है। आशा की किरण सिर्फ एक ही है कि भारत के विशाल बाजार को ध्यान में रखते हुए या विश्व राजनीति में अपने अलगाव को देखते हुए चीनी नेतृत्व गलवान घाटी के टकराव को चर्चा से बाहर रख रहा है। इस बीच कुछ चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात भी सुनी पड़ी, लेकिन चीनी मीडिया में यह सिरे से गायब है। बुधवार को प्रकाशित पीपल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स में इस टकराव की कोई खबर तक नहीं। चीनी विदेश मंत्री का कहना है कि उनका देश इस मामले को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहता, लेकिन उनका बयान सार्थक तब होता जब पहले नहीं तो कम से कम इस जानलेवा टकराव के बाद चीनी फौज गलवान घाटी और फिंगर 4 से अपना कब्जा हटा लेती। ऐसा हुआ तो बातचीत की कुछ जगह भी खुली रहती, लेकिन नियंत्रण के अस्थायी उल्लंघन के बाद खुद को शांतिप्रिय बताना वर्चस्व का एक नमूना भर है, जिस पर गौर करना भी भारत के लिए जरूरी है। और इतिहास एक गवाह है। मैं बहुत वर्षों से यूपीएससी को पढ़ा रहा हूँ। भारत की तरफ जिसने भी गलत निगाह डाली कोई भी देश, वो समझ लीजिए अपनी बर्बादी का गड्ढा खोद रहा है। भारत एक ऐसा देश जो सबके साथ प्यार बांटता है, किसी का नुकसान नहीं चाहता। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है। History the stand of and the policy worth rereading. Even as India grapples with the next step at the LAC, it must not lose sight for the reviewing its compact with the 5 fingers. This article was written by Shushani Heather. The deadly clashes at Galwan and the ongoing standoff between India and China and the ridges of the fingers around the Pangong Torso are a metaphor for the wider conflict between the two countries. Overall, the area that Chinese study refers to as the five fingers of the Tibetan plan, according to construct attributed to the Mao and cited in 1950s by Chinese official. Zhejiang was China's right palm, and it was its responsibility to liberate the fingers. Defined as a Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, and northeast frontier Nepha, Arunachal Pradesh, 60 years ago, India began to set about ensuring that quite the reverse ensued. All 5 fingers were more closely attached to India and not China. As the government of India grapples with its next step at the line of actual control LAC, it must cast a similarly grand strategy to renew its compact each of those areas. So 5 fingers, what they say: Nepal, Ladakh, Sikkim, Bhutan, and NEFA, that is Northeast Frontier Policy Agency, Arunachal Pradesh. In 1950s, when even after India and China signed the Panchashila Agreement in 1954 and before 1962, India-China war, the Nehru government had begun to worry about some of the Chinese proclamation, especially after the flight of Dalai Lama to India in 1959. China began to demand self-determination in Kashmir. Self-determination in Kashmir, wrote Foreign Policy about T.N. Cole in his memoirs, detailing how the Chinese press and radio launched a propaganda war against India, while the Chinese government allowed Naga and Mizo dissidents into China for the refuge and training. More importantly, school textbooks there began to depict the 5 fingers as a part of China, wrote Mr. Cole, who was posted in the Beijing, and then as a joint secretary East overseeing the China relationship in the 1950s. While Prime Minister Nehru military miscalculation in India's defeat in 1962 war have been studied in great detail. What is perhaps not so well understood is the 3-pronged foreign policy New Delhi set into a motion at the time that provided an effective counter to Mao's 5-finger policy. Mao's 5-finger policy. Mao's 5-finger over the course of the century.
The first was a push for the building border infrastructure and governments in the 1950s. The government piloted the project to build the Indian Frontier Administration Service, Indian Frontier Administrative Service (IFAS) for oversee NEFA, Arunachal Pradesh, and other areas along the India-China frontier. The Foreign Secretary was the chair of the IFAS selection board, and many who enlisted the cadre of overlapped between the Indian Foreign Service, the Indian Administrative Service, the Indian Police Service, and the rotated between the posting in the most remote tribal areas and embassies in the region. A special task was created in the Ministry of the External Affairs for officer who would tour all the region from the NEFA to Ladakh in order to make suggestions for the rapid development of these areas. While India's border infrastructure is only now catching up with the infrastructure China built in the course of the next few decades, its base was made during the brief period of IFAS existed before it was boomed up in 1968. An idea before its time, the IFAS rule has since been infrastructure to Indian Army and the Border Roads Organization, but it is an idea worth revisiting, especially as areas along the frontier continue to complain of neglect and lack of focus from the center. In 2019, the Chief Ministers of Arunachal Pradesh and Mizoram called for the reconstruction of IFAS.